आधुनिक काल गद्य खंड संवत 1900 से 1925। आधुनिक काल गद्य खंड संवत 1900 से 1925। प्रकरण सामान्य परिचय गद्य का विकास। आप सभी लोगों को नमस्कार। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? आधुनिक काल गद्य खंड और गद्य का विकास। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था के बारे में जानेंगे। आधुनिक काल के पूर्व हिंदी का अस्तित्व किस परिमाण और किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। अब तक साहित्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही है, इसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं। अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह ब्रजभाषा ही में। हिंदी पुस्तकों की खोज में हठ योग, ब्रह्म ज्ञान आदि से संबंध रखने वाला कई गोरखपंथी ग्रंथ मिले हैं, जिसका निर्माण जो है वो 1407 के आसपास है। किसी किसी पुस्तक में निर्माण काल दिया हुआ है। एक पुस्तक गद्य में भी है, जिसका लिखने वाला पुछिबा, कहिबा आदि प्रयोगों के कारण राजपूताने का निवासी जान पड़ता है। इस एक गद्य को हम संवत 1400 के आसपास के ब्रजभाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं। थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जाता है। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद आनंद स्वरूप शरीर जिन्हीं के नित्य गाए तें शरीर चेत तन्नी अरु आनंदमय हो तु है। मैं जू हों गौरी सो मच्छंदर नाथ को दंडवत करत हों, हैं कैसे वे मच्छंदर नाथ आत्म ज्योति निश्चल है। अतः करण जिनके अरु मूल द्वार तय छह चक्र जिनी निकी तरह जाने। इसे हम निश्चय पूर्वक गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख का कथनभूति न हो, अनुवाद न हो, चाहे जो हो है यह संवत 1400 के ब्रजभाषा गद्य का नमूना। ब्रजभाषा गद्य के बारे में अब हम जानेंगे। विट्ठलनाथ इनके उपरांत फिर हमें भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा। उनकी भाषा का स्वरूप हमें देखना है। प्रथम की सखी कहतु है जो कोपी जन के चरण, विषय सेवक की दासी करी जो इनको प्रेमामृत में डूबी कै, इनके मंदहास न जीते हैं अमृत समूहता करी निकुंज विषय, श्रृंगार रष्ट श्रेष्ठ करना रसना कीनो सो पूर्ण होत भई। यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है, पर इसके पीछे दो और सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए जो बड़े ही हैं, जिनकी भाषा भी व्यवस्थित और चलती है। बल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रसार है। इनके नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता। तो ये 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, इनमें से प्रथम आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी की लिखी कही जाती है, पर गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती है, क्योंकि इसमें गोकुलनाथ जी का कई जगह से बड़े भक्ति भाव से उल्लेख है। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्य की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। 252 वैष्णवों की वार्ता और तो भी पीछे औरंगजेब के समय के लगभग लिखी प्रतीत होती है। औरंगजेब के समय के लगभग जब औरंगजेब थे उसी टाइम पर लिखा हुआ यह प्रतीत माना जाता है कि यही उसी टाइम पर लिखा गया है। 252 वैष्णवों की वार्ता। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रजभाषा में लिखी गई हैं, जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी और फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए हैं। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएं नहीं लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए यह उद्धृत अंश पर्याप्त होगा। सो श्री नंदगाम में रहतो हतो, सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पठियो हतो, जो जितने पृथ्वी पर मत है सबको खंडन करतो, ऐसो वाको नेम हतो, या ही ते सब लोगन ने बाको नाम खंडन पार्यो हतो। सो एक दिन महाप्रभु जी के सेवक वैष्णव की मंडली में आयो, सो खंडन करन लाग्यो। वैष्णवन ने कही जो तेरो शास्त्रार्थ करनो हवे, तुम पंडित के पास जा, हमारी मंडली में तेरे आयवों को काम नहीं। यहाँ खंडन मंडन नहीं है, भगवत वार्ता को काम है। भगवत सुननो हवाए तो यहाँ आवो। नाभादास जी, विट्ठलनाथ जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका। नाभादास जी के बारे में देखते हैं। इन्होंने भी संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। जो अष्टयाम है वह ब्रजभाषा में लिखित है, भगवान राम की दिनचर्या, और नाभादास जी द्वारा लिखित है। भाषा इस ढंग की है
तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय, फिर श्री राज धीराज जू को जोहार करके श्री महेंद्र नाथ दशरथ जू निकट बैठते भय। अब अगले हैं बैकुंठ मणि शुक्ल। संवत 1680 के लगभग बैकुंठ मणि शुक्ल ने, जो ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे, ब्रजभाषा गद्य में अघन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। बैकुंठ मणि ने क्या क्या लिखा? अघन महात्म्य, वैशाख महात्म्य की 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। द्वितीय के संबंध में वे लिखते हैं, सब देवतन की कृपा ते बैकुंठ मणि शुक्ल की महारानी चंद्रावती के धर्म पठिवे के अर्थ यह जसरूप ग्रंथ वैशाख महात्म भारत भाषा करत भय। एक समय नारद जो ब्रह्मा की सभा से उठ गए, सुमेर पर्वत को गए। ब्रजभाषा गद्य में लिखा एक नासिकेतोपाख्यान मिला है, जिसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं। समय संवत 1760 के उपरांत है। भाषा व्यवस्थित है। हे ऋषिश्वरों, और सुनो मैं देखियो है सो कहूँ, काले वर्ण महादुख के रूप जम किंकर देखे, सर्प बिच्छू रीछ व्याघ्र सिंह बड़े बड़े गंध्र देखे, पंथ में पाप कर्मी को जमदूत चलाई के मुदगर अरुह लोहे के दंड कर मार देते हैं, गाह आगे और जीवन को त्रास देते देखे हैं, सुमेरो रोम रोम खर होत है। अब आगे है सूरती मिश्र। इन्होंने संवत 1767 में संस्कृत की कथा लेकर बैताल पचीसी लिखी थी। सूरती मिश्र ने क्या लिखा? संस्कृत से कथा लेकर बैताल पचीसी लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी। भाषा इसकी बोलचाल की है, जिसमें अरबी फारसी के बहुत कुछ चलते शब्द भी नमूना यह है। अब शेख अबुल फजल ग्रंथ को करता प्रभु नमस्कार करे के अकबर बादशाह की तारीफ लिखने को कसरत करे हैं, अरु वे कहे हैं, या कि बड़ाई और चेष्टा अरु चमत्कार कहाँ तक लिखूं, कहीं जात नाही ताते या के पराक्रम और भांति भांति के दस्तूर मन सुबह दुनिया में प्रकट है ताको संक्षेप लिखत हूँ। तो इस प्रकार की ब्रजभाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई जाती हैं, जिनमें गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता। साहित्य की रचना पद में ही होती रही। गद्य का भी विकास यदि होता आता तो विक्रम की इस शताब्दी में आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्या उत्पत्ति होती। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई, उस धड़ाके के साथ न ली जा सकती थी। कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में जाता, और कुछ समय तो 2 प्रकार के गद्य की धाराएं साथ साथ दौड़ लगा दी। अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ, और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रजभाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य जहाँ का तहाँ रह गया। उपर्युक्त वैष्णव वार्ताओं में उसके जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा, वैसा आगे चलकर नहीं। काव्यों की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता था, वह बहुत ही अव्यवस्थित और अशक्त था। उसमें अर्थों और भावों को भी संबद्ध रूप में प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी। ये टीकाएं संस्कृत की इत्यमरह और कथम भूतम वाली टीकाओं की पद्धति पर लिखी जाती थी। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। भाषा ऐसी अनगढ़ और लदभड़ होती ही थी कि मूल चाहे समझ में आ जाए, पर टीका की उलझन से निकलना कठिन समझिए। विक्रम की 18वीं शताब्दी में लिखी गई श्रृंगार शतक की एक टीका की कुछ पंक्तियां देखते हैं हम लोग। उन्मत्ता प्रेम सरंभादाल भंते यदंगना तत्रा प्रत्युमाधातुम ब्रह्मापि खलु कातर। अंगना जू है स्त्रीसु प्रेम के ती आवेश करी, जू कार्य करन चाहती है ता कार्य विषय। ब्रह्माओं प्रत्यु हम आधातुम अंतराओ कि वह कहम, कातर कायरो है कायरो कहावे असमर्थ। जू कछु स्त्री करयो चाहे सु अवश्यत करही, ताको अंतराओ ब्रह्मापहम न करियो जाई और की कितिक बात। आगे बढ़कर संवत 1872 की लिखी जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए तो उसकी भाषा की भी यही दशा है। देखते हैं। राघव सर लाघव गति छत्रा मुकुट युहायो, हंस सबल अंशु सहित मानो उड़ी कै गयो। सबल कहें अनेक रंग मिश्रित हैं, अंशु कहें किरण जाके ऐसे से सरुह हैं, 3 सहित मानो कलिंद गिरी श्रृंग ते, हंस कहें हंस समूह उड़ी गयो हैं। जहाँ जाति विषय एक वचन है, हंसन के सदृश श्वेत छत्रा है और सूर्यन के सदृश अनेक रंग नग जड़ित मुकुट हैं।
इसी ढंग की सारी टीकाओं की भाषा समझिए। सरदार कभी हाल में हुए हैं, कभी रसप्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सतसई आदि उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनगढ़ और असंबद्ध है। हाँ, सारांश है यह कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई, उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ। खड़ी बोली का गद्य देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ब्रजभाषा के साथ साथ खालिश खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियाँ बनाई थी। औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेख्ता में शायरी भी शुरू हो गई और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिससे आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता ही गया। जैसे खड़ी बोली है, उसको लेकर खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। मांगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची। दिल्ली, आगरे आदि पछाही शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीरा, इंसा आदि अनेक उर्दू शायर पूरब की ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी जातियां अग्रवाल, खत्री आदि जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगे। उसके साथ ही साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी। यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सूखी प्रदेशों में लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते, अतः धीरे धीरे पूरब के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यवहारिक भाषा भी खड़ी बोली हुई। यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी, मौलवियों और मुंशियों की उर्दू ए मुअल्ला नहीं। यह अपने ठेठ रूप में बराबर पछाड़ से आई जातियों के घरों में बोली जाती है। अतः कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम है या अज्ञान। इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो संवत 1900 के पूर्व तक पद्यमय ही रहा, भाषा ब्रजभाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे और प्रांतों की बोलियां। साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ। पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने के पहले ही खड़ी बोली अपने देशी रूप में वर्तमान थी और अभी भी बनी हुई है। साहित्य में कभी कभी कोई उसका व्यवहार कर देता था, यह दिखाया जा चुका है। भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है। जैसे भल्ला हुआ जो मारिया मणि मारा कंतु, अब अड़बिही पत्ती नैली जलू तो बिन पुहा हथ, सो जुटी हरि संकट पा देवक दे लेखी कोड़ मिटा। उसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कबीर जिस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सदुकड़ी भाषा में किया करते थे, उसका उल्लेख भक्ति काल के भीतर हो चुका है। कबीर दास की ये वचन लीजिए। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, कबीर कहता जात हूँ सुनत है सब कोई, राम भले भल राम कहे भल होएगा, न तिहर भला न होई, आऊँगा न जाऊँगा मरूँगा न जीऊँगा, गुरु के सबत रम रम रहूँगा। अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। उसकी भाषा का नमूना देखते हैं। सिद्धि श्री 108, श्री पात साहिब जी, श्री दलपति जी, अकबर शाह जी आम खास में तखत ऊपर विराजमान हो रहे और आम खास भरने लगा, जिसमें तमाम उमराव आए कुर्निस बजाए जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करें, अपनी अपनी मिसल से। जिनकी बैठक नहीं सो रेशम के रस्मे में रेशम की लूमें पकड़ के खड़े ताजी में रहे। इतना सुन के पात शाह जी, श्री अकबर शाह जी आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके
डेढ़ सेर सोना हो गया, रास वंजना पूरन भया, आम खास बर खास हुआ। इस अवतरण से स्पष्ट लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट अब समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती है, हिंदी खड़ी बोली है। यद्यपि पहले से साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं पाई जाती, पर यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ नहीं लिखे जाते थे। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्ट समाज के बीच इसका व्यवहार बढ़ा, तभी से इधर उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा में के गद्य में लिखी जाने लगी। विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाँचकर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुखा और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक योग वशिष्ठ जो है सबसे पुराना है क्योंकि यह अपने गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले तब इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। भाषा योग वशिष्ठ से 2 उद्धरण आगे दिए जाते हैं। प्रथम परब्रह्म परमात्मा का नमस्कार है। प्रथम परम ब्रह्म परमात्मा का नमस्कार है जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं। जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदमय है, जिस आनंद से सब जीव जीते हैं। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक संदेह पैदा हुआ, तब वह उसके दूर करने का कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रणाम करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सब तत्वों शास्त्रों के जाननहारे हो, मेरे एक संदेह को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है अथवा दोनों है, समझाए कहो। इतना सुन अगस्त मुनि बोले कि हे ब्रह्मण्य, केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है। कर्म से और ज्ञान से मतलब कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है और मोक्ष नहीं होता, और अंतःकरण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान से मुक्त नहीं होती। हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसका शुद्ध वासना है। मलिन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम कर्ता होते हुए भी निर्लेप रहोगे, और हर्ष शोक आदि विकार से जब तुम अलग रहोगे तब वीत राग भय क्रोधित से रहित रहोगे। जिसमें आत्म तत्व पाया है वह जैसे स्थित हो वैसे तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टि को पाकर आत्म तत्व को देखो, तब विगत ज्वर होगे और आत्मपद को पाकर फिर जन्म मरण के मंझान में न आओगे। कैसे श्रृंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा है। इसके पीछे संवत 1818 में बसवा मध्य प्रदेश निवासी पंडित दौलत राम ने हरिशेणाचार्य कृत जैन परिपी पुराण का भाषानुवाद किया, जो 700 पृष्ठों से ऊपर का एक बड़ा ग्रंथ है। भाषा इसकी उपयुक्त भाषा योग वासिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। मध्य प्रदेश का फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं ला दी गई थी, और नैन समाज जिसके भीतर यह ग्रंथ लिखा गया बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया है उससे सर्वथा स्वतंत्र वह अपने प्रकृत रूप में भी 2-2.5 वर्ष में से लिखने पढ़ने के काम में आ रही है। यह बात भाषा योग वासिष्ठ और परिपी पुराण अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे हैं। अतः कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से चली। परिपी पुराण की भाषा
पर्पी पुराण की भाषा का स्वरूप यह है, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र विषय मगध नामा देश अति सुंदर है, जहाँ पुण्य अधिकारी बसे हैं, इंद्रलोक के समान सदा भोगोपयोग करे हैं और भूमि विषय साठन के बाड़े शोभायमान है, जहाँ नाना प्रकार के अन्नों के समूह पर्वत समान ढेर हो रहे हैं। आगे चलकर संवत 1830 और 1840 के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने मंडोर का वर्णन लिखा, जिसकी भाषा साहित्य की नहीं साधारण बोलचाल की है। जैसे अवल में यहाँ मांडव्य ऋषि का आश्रम था, इस सबब से इस जगह का नाम मांडव्याश्रम हुआ। इस लफ्ज का बिगड़कर मंडोवर हुआ है। ऊपर जो कहा गया है कि खड़ी बोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ था, इसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में साहित्य से अभिप्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं। कोई भाषा हो, उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वह लिखित न हो, श्रुति परंपरा द्वारा ही चला आता हो। अतः खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ तुकबंदियाँ खुसरो के पहले से अवश्य चली आती होंगी। खुसरो की सी पहेलियाँ दिल्ली के आसपास प्रचलित थीं, जिनके नमूने खुसरो ने अपनी पहेलियाँ या मुकरियाँ कहीं। हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का प्रथम प्रयत्न कहा जा सकता है। खड़ी बोली का रंग रूप। खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे, तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की खास भाषा सी जचने लगी। इससे भूषण, सुदन आदि कवियों ने मुसलमान दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का व्यवहार किया, पर जैसा कि अभी दिखाई जा चुका है, मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप में स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देशी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पछाह के व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल रहा था। उसके प्रकार और उर्दू साहित्य के प्रचार से कोई संबंध नहीं। धीरे धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई। जिस समय अंग्रेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते थे, उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू, साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे, उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे। रीतिकाल के समाप्त होते ही अंग्रेजों का राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। अतः अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था, पर शिष्ट समाज के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएं चलती मिली। एक तो खड़ी बोली का सामान्य देशी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया था और उर्दू कहलाने लगा था। अंग्रेज यद्यपि विदेशी थे, पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया कि जिसे उर्दू कहते हैं वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है, न उसका साहित्य देश का साहित्य है, जिसमें जनता के भाव और विचार रक्षित हों। इसलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और वे गद्य की खोज में पड़े, तब दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई, उर्दू की भी और हिंदी की भी। पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में न उर्दू में थी न हिंदी में थी। जिस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थीं। भाषा योग वासिष्ठ और पद्म पुराण का उल्लेख हो चुका है। उसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, जब ये उल्लेख हो चुका था और इसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई थी, उसके 1 वर्ष पहले ही मुंशी सदा सुखलाल ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और इंसा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। अतः यह कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से हिंदी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं है। जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली अपने स्वाभाविक शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई, उसी समय में लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर गया। तब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद्यमय ही था। हिंदी कविता में परंपरागत काव्य भाषा,
हिंदी कविता में परंपरागत काव्य भाषा ब्रज भाषा का व्यवहार चला आता था। जो परंपरागत काव्य भाषा थी वह धीरे धीरे ब्रज भाषा का व्यवहार हो जा रहा था और उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी फारसी मिश्रित रूप का। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में भी चारों ओर फैल गई तब उसकी व्यापकता और भी बढ़ गई और हिंदी गद्य के लिए उसके ग्रहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी। इसलिए जब संवत 1860 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में था कि हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार करने की व्यवस्था की थी। 1860 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू के अध्यापक थे जॉन गिलक्राइस्ट देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की, तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व भाषा के रूप में पाया। उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व जो है भाषा के रूप में पाया। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय लल्लू लाल जी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास हुए। मुंशी सदा सुखलाल जी के बारे में अब हम लोग देखते हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1803 और मृत्यु 1881 में हुआ। संवत 1850 के लगभग एक कंपनी की अधीनता में चुनार जिला मिर्जापुर में एक अच्छे पद पर थे। कौन? मुंशी सदा सुखलाल जिला मिर्जापुर में एक अच्छे पद पर थे उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी हैं और काफ़ी शायरी की है। अपनी मुंतख बुत्त वारिख में अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा है इससे पता चलता है कि 65 वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले आए थे और अपनी शेष आयु वहीं हरि भजन में बिताई। उक्त पुस्तक संवत 1875 में समाप्त हुई, जिसके 6 वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हुआ। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी है जो पूरी नहीं मिली है। कुछ दूर तक सफाई चलाने वाला गद्य जैसा योग वासिष्ठ का था, वैसा ही मुंशी जी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ा। उसका थोड़ा सा अंश नीचे दिया जा रहा है। इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं, आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो 100 वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य होए उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने। विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका जो सत्ववृत्ति है वह प्राप्त हो और उससे नीच स्वरूप में लय हुजिए। इस हेतु नहीं पढ़ते कि चतुराई की बातें कहकर लोगों को बहकाइए और फुसलाइए और सत्य छिपाइए, व्याभिचार भी कीजिए और सुरापान कीजिए और धन द्रव्य इकट्ठे कीजिए, इकठौर कीजिए और मन को कि तमोवृत्ति से भर रहा है निर्मल न कीजिए। तोता है सो नारायण का नाम लेता है परंतु उसे ज्ञान तो नहीं है। तो मुंशी जी ने मुंशी सदा सुखलाल जो योग वासिष्ठ था उसमें इन्होंने मुंशी सदा सुखलाल द्वारा ये लिखा है। तो मुंशी जी ने यह गद्य न तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा। वे एक भगवत भक्त आदमी थे। अपने समय में इन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांतों में भी प्रचलित पाई उसी में रचना की। साथ स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण आभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले अब अहले जवान थे, पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर बना रहता था। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुखलाल ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। मतलब सारांश यह कि मुंशी जी ने हिंदुओं को शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की
और उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्वभाव करके वे दैत्य कहलाए, बहुत ज़्यादा चूक गई उन्हीं लोगों से बन आवे हैं जो बात सत्य होए। काशी पूरब में हैं, पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से होएगा आवता है, इस करके आदि बोलते हैं चले आते हैं। ये सब बातें उर्दू खड़ी बोली के प्रचार की सूचना देती हैं। अगले हैं इंशाअल्लाह खां, जिसके बारे में इन्होंने तो लिखा है कि खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं, जिसमें मुंशी सदा सुखलाल हमने पढ़ लिया, योग वासिष्ठ के लेखक, और उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कितनी सारी जो भी गद्य में लिखा हुआ है। और सैयद इंशाअल्लाह खां जो हैं, अब उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सैयद इंशाअल्लाह खां उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो हिंदी के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। इनके पिता अमीर माशा अल्लाह खां कश्मीर से दिल्ली आए थे, जहां वे शाही हकीम हो गए थे। मुगल सम्राट की अवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए थे। मुर्शिदाबाद की इंसा का जन्म हुआ। मुर्शिदाबाद में ही इंसा का जन्म हुआ। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अंधेर मचा, तब इंसा जो पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे, दिल्ली चले आए और शाह आलम तृतीय के दरबार में रहने लगे, जहां जब तक रहे अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल से अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूटकर चल दिया, तब इंसा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया और वे लखनऊ चले आए। जब संवत 1855 में नवाब सआदत अली खां गद्दी पर बैठे, तभी उनके दरबार में आने जाने लगे। बहुत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही, पर अंत में एक दिल्लगी की बात पर इनका वेतन आदि सब बंद हो गया और इनके जीवन का अंतिम भाग बड़े कष्ट में बीता। संवत 1875 में इनकी मृत्यु हो गई। इंशाअल्लाह खां की इंसा ने उदयभान चरित, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित भी कहते हैं और उदयभान चरित को रानी केतकी की कहानी भी कहते हैं। संवत 1855 और 1860 के बीच लिखी होगी। कहानी लिखने का कारण इंसा साहब जो हैं क्यों लिखते हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखा गया है, लिखे हैं। कहानी लिखने का कारण कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई ऐसी कहानी कहिए जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। जब जाके मेरा जी फूल की कली में के रूप में खिले, बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में न हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डांग बूढ़े घाघ या खटराग कहलाए और लगे कहने यह बात होती दिखाई नहीं देती। हिंदवीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो, बस जैसे भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्यों वही सब डोल रहे और छाह किसी की न हो, यह नहीं होने का। तो ये उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी में इंशाअल्लाह खां ने लिखा है। कहानी लिखने का कारण इसमें ये लिखे हैं इस तरह से। तो इससे स्पष्ट है कि इंसा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था। इसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट न रहे। उद्वृत्त जो अंश है उसमें भाखापन शब्द ध्यान देने योग्य है। मुसलमान लोग भाषा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए करते हैं, जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वह ब्रज भाषा हो चाहे खड़ी बोली। चाहे ब्रजभाषा हो चाहे वह खड़ी बोली हो। तात्पर्य यह कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू फारसी वाले भाषा कहा करते थे। भाखा से खास ब्रजभाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसा कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से विचार न करने वाले या उर्दू की ही तालीम खास तौर पर पाने वाले कई नए पुराने हिंदी लेखक इस भाखा शब्द के चक्कर में पड़कर ब्रज भाषा को हिंदी कहने में संकोच करते हैं। खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री चारों ओर घूम घूम कर कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता हुई। कहाँ सूर, तुलसी, बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं। संभव है इस सड़े गड़े ख्याल को लिए अब भी कुछ लोग पड़े हों।
इंसान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी ब्रजभाषा, अवधी, भाखापन संस्कृत के शब्दों का मेल। मतलब इनका जो भाषापन है उसको क्या होना चाहिए था, शब्दों संस्कृत के शब्दों का मेल। इस बिलगाव से आशा है ऊपर लिखी बात स्पष्ट हो गई होगी। इंसानी फाकापन और मुअल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य विन्यास नहीं, कहीं नहीं, विशेषतः बड़े वाक्यों में आ ही गया हो पर बहुत कम, जैसे सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया, और इस सिर झुकाने के साथ दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को। यह चिट्ठी को पीक भरी कुंवर तक जा पहुँची। आरंभ काल में जो चारों लोग लेखक थे, इंसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। तो आरंभ काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा जो है सबसे चटकीली है, मटकीली है और मुहावरेदार, और इसी तरह से वो चल रही है वो भाषा। पहली बात यह कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले कुछ मच चुकी थी, जिससे उर्दू वालों के समय लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि इंशा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। मुंशी सदाशिव लाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। सानुप्रास विराम भी इंसा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते हैं, जैसे जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादों के रूप रोने लगी और दोनों के जी में यह आ गई, यह कैसी चाहत जिनमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। इंसा के समय तक वर्तमान कृदंत या विशेषण और विशेष के बीच का समानाधिकरण कुछ बना हुआ था, जो उनके गद्य में जगह जगह पाया जाता है, जैसे आतियाँ जातियाँ जो सांसें हैं उसके बिना ध्यान यह सब फांसे हैं। इन विचित्रताओं के होते हुए भी इंसान ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया है और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे गए हैं। इनकी चलती चटपटी भाषा का नमूना हम लोग देखते हैं। तो अपनी कहानी का आरंभ में ही इन्होंने इस ढंग से कहा कि जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं, इस तरह से है ये ऊपर में जो पंक्ति दी हुई है। इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताओगी और अपना क्या पाओगी। मुझसे कुछ न हो सकेगा, तुम्हारी जो कुछ बात अच्छी होती तो मुंह से जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच हलाल दूंगी तो तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत जो मुआ निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुरवा कर छिनवा लूंगी। अब ये था इंसा अल्लाह खां। तो सैयद इंसा अल्लाह खां की ये पंक्तियाँ थी। और अब हम आगे पढ़ेंगे लल्लू लाल जी ये आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1820 में और मृत्यु संवत 1882 में हुई। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये जान नहीं पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। लल्लू लाल जी ये आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1820 में और मृत्यु 1822 में हुई। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते लल्लू लाल जी, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। संवत 1860 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा, जिसमें भागवत दशम स्कंद की कथा वर्णन की गई है। इंसा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। यदि ये उर्दू न जानते तो अरबी फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते जितने हुए।
बहुतेरे अरबी फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए हैं कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने के लिए पहचानना भी कठिन था। मुझे एक पंडित जी का स्मरण है जो लाल शब्द तो बराबर बोलते थे, पर कलेजा और बैगन शब्द को मलच भाषा में के समक्ष बचाते थे। लल्लू लाल जी अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी या तुर्की के हैं। जैसे बैरक शब्द तुर्की का बैरक है जिसका अर्थ झंडा है। प्रेम सागर में यह शब्द आया है, देखते हैं हम लोग। शिवजी ने एक ध्वजा बाणासुर को दे के कहा, इस बैरक को ले जाए। पर ऐसे शब्द तो 2 ही 4 जगह आए हैं। यद्यपि मुंशी सदा सुखलाल ने भी अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग न कर संस्कृत मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया है, पर लल्लू लाल जी की भाषा से उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। मुंशी जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है, पर लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाए, सिरनाए, सोई भई, कीजे नीरख, लीजो ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त होते हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी वैसी ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना है कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं, पर लल्लू लाल जी ने ऐसे शब्द बचाए हैं। भाषा की सजावट भी प्रेम सागर में पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णन वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्रा तत्रा है। मुहावरों का प्रयोग कम है। सारांश यह कि लल्लू लाल जी की काव्याभास गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य। प्रेम सागर से 2 नमूने नीचे दिए जाते हैं। श्री सुखदेव मुनि बोले, महाराज ग्रीष्म की अति अनीति देख, नृप पावस प्रचंड पशु पक्षी जीव जंतुओं की दशा विचार चारों ओर से दल बादल साथ ले चढ़ने को चढ़ाया। जिस समय घन जो गरजता था सोई तो धौंसा बसता था, और वर्ण की घटा जो घिर आई थी सोई शूरवीर रावत थे, जिनके बीच बिजली की दमक शस्त्रा की सी चमकती थी। बगपात ठौर ठौर ध्वज सी फहरा रही थी। दादुर मोर कड़खैतों की सी भांति यश बखानते थे, और बड़ी बड़ी बूंदों की झड़ी बाड़ों की सी झड़ी थी। इतना कह महादेव जी गिरजा को साथ ले गंगा नीर पर जाए। नीर में नहाए निल्हाए अति लाड़ प्यार से लगे। पार्वती जी को वस्त्र आभूषण पहिराने निदान अति आनंद में मग्न हो डमरू बजाए बजाए तांडव नाच नाच संगीत शास्त्र की रीति से गाए गाए लगे रिझाने। जिस काल उषा 12 वर्ष की थी तो उसके मुख चंद्र की ज्योति देख पूर्णमासी का चंद्रमा छविहीन हुआ। बालों की श्यामता के आगे अमावस्या की अंधेरी फीकी लगने लगी। उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केंचली छोड़ सटक गई। भौं की बकाई निरख धनुष धकधकाने लगा। आंखों की बड़ाई चंचलाई देख मृगमिन खंजन खिसियाए रहे। लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। ये संस्कृत नहीं जानते थे। ब्रज भाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया था, जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधो नल और प्रेम सागर लिखे। प्रेम सागर के पहले की 4 पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में हैं। इनके अतिरिक्त संवत 1869 में इन्होंने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियाँ, जो पद्य में लिखी जा चुकी थी, ब्रजभाषा गद्य में लिखी। माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रजभाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी शतसई की टीका भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकत्तो में पटलडांगे में खोला था, जिसे ये संवत 1881 में फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी से पेंशन लेने पर आगरे लेते गए। आगरे में प्रेस जमा कर ये एक बार फिर कलकत्ते गए, जहाँ इनकी मृत्यु हुई। अपने प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त ये रामायण आदि पुरानी पोथियाँ भी छपा करते थे। इनके प्रेस की छपी पुस्तकों की लोग बहुत आदर करते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सदल मिश्र। तो नेक्स्ट में हम लोग इनको जानेंगे, सदल मिश्र के बारे में।
वैसे तो आप लोग जान ही रहे होंगे, लेकिन फिर से हम लोग दोहराएंगे इनके बारे में जानेंगे, इन्होंने क्या क्या रचना की, किस तरह से की। ओके, थैंक यू।